आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसके एक्यूट एंगल और उससे रिलेटेड हमारे पास जो ट्राइंगल के अलग अलग साइड्स हैं उनके रेशियो के बारे में बात करती है कि किस तरीके से वो एक्यूट एंगल और उस ट्राइंगल की सारी साइड्स अपने आप में रिलेटेड होती हैं। उसके रिलेशन को समझाता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने अलग अलग रेशियो समझे थे कि जो परपेंडिकुलर है, बेस है और जो हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो इस एक्यूट एंगल के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो कौन कौन से थे? साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस और कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखना यहाँ पे पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, बी क्या है हमारे पास बेस और एच क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारे पास साइड्स हैं हमारे ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, अब किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम करते हैं कि हमारे पास डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से यूटिलाइज की जाती है, उसका क्या यूज़ है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात करें तो नॉर्मल हम बात कर लेते हैं कि भी साइन थीटा कोस थीटा हमारे कभी काम आते हैं, कभी काम नहीं आते। लेकिन अगर हम देखें तो आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में या फिर आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में या फिर आपका सबमरीन हो गया या फिर एयर क्राफ्ट इंजीनियरिंग हो गया या फिर उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, शिप्स वगैरह या शेलर्स वगैरह, आज के टाइम पे तो कम होती है लेकिन हाँ इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत आसान तरीके से हम डिस्टेंसेस और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है उसकी मदद से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा है कि वो किसी एक परपेंडिकुलर ग्राउंड से परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट को देखता है तो एक उसे बेस दिखाई देगा उसका और एक उसका टॉप दिखाई देगा। अब बेस को अगर मैं हॉरिजॉन्टल मान लूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है उसका बेस। ठीक है, अगर मैं इसे ग्राउंड मान के चलता हूँ तो ये ग्राउंड मेरा क्या है? बेस है। अब इस बेस को अगर देखते हुए यहाँ पे मैं इस अपनी आंखें मान के चलता हूँ कि मेरी आइज़ हैं। ठीक है, इन आइज़ से अगर मुझे इस टावर का टॉप देखना होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपना एंगल जो है हॉरिजॉन्टल जो कि 0 है उससे कुछ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये जो एंगल मैंने इंक्रीज़ किया है ऊपर की तरफ देखने के लिए, इसके टॉप को देखने के लिए, उसको मैं क्या बोलूँगा? उसी को मैं बोलूँगा अपना थीटा दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये ग्राउंड से और टॉप की तरफ लिया गया है। अब क्योंकि इसको क्या बोला जाएगा हमेशा याद रखना, ये है हमारा होराइजन। क्या है ये? होराइजन। ठीक है, और ये जो लाइन जा रही है जो इसके टॉप तक पहुंचती है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हमारी आँखों की जो एक डायरेक्ट रे होती है, हम जानते हैं कि जो लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये हमारा होराइजन हो जाएगा। और होराइजन से उसके टॉप तक देखने के लिए जो मेरे पास एंगल मैंने इंक्रीज़ किया उसको मैंने क्या बोलूँगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना अलग अलग नाम से जाना जाता है ये टॉप। इस टॉप को हम टॉप भी बोलते हैं नॉर्मल, इसको समिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समिट बोला जाता है। और इसको टॉप मोस्ट पार्ट या फिर हाईएस्ट पॉइंट भी बोला जाता है। अलग अलग केसेस में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो हमें याद रखना जब भी अगर समिट, टॉप, हाईएस्ट पॉइंट बोल दिया जाए तो असल में हम उस टावर के पर्टिकुलर टॉप पे हैं। दूसरी कंडीशन बनती है जब हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट कि मान लो मैं किसी टावर के टॉप पे हूँ।
कहाँ हूँ मैं? किसी टावर के टॉप पे हूँ। इस टावर के टॉप से अगर मैं होराइजन मानूँ तो वो क्या माना जाएगा? वो ये वाली लाइन मानी जाएगी, हाँ है ना? यही वाली लाइन मानी जाएगी होराइजन, होराइजन माना जाएगा। लेकिन अगर इस टॉप से और कुछ दूरी पे, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए इस होराइजन जो कि मेरा 0 डिग्री एंगल है, वहाँ से मुझे क्या करनी पड़ेगी? कुछ एंगल नीचे की तरफ मुझे क्या करनी पड़ेगी? अपनी एंगल आइज को झुकाना पड़ेगा। तो इस केस में ये जो एंगल मैंने झुकाया है, क्योंकि मैंने एंगल को नीचे किया है, तो वो क्या माना जाएगा? मेरा एंगल ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है, ठीक है। और सेम वही कि ये बेस पे मेरा क्या है? परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पर्टिकुलर मेरे पास लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बेस कहलाएगी। ये मेरे परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब देखने वाली बात, जो समझने वाली बात वो ये है कि अगर ये होराइजन है और ये बेस है, तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि मेरा बेस वाला होराइजन और जो मेरी साइड वाला जो होराइजन है वो दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। अब अगर ये पैरेलल है तो ये जो थीटा होगा यहाँ पे, इस केस में भी ये भी कितना हो जाएगा? उतना ही थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है इस केस में इक्वल हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ये क्या है? होराइजन और बेस पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे और ये सेम रहेंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर ध्यान दिया जाए तो इससे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं, लेकिन बस पॉइंट ये रहता है कि हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स सिंपल से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, जैसे कि तुम्हें कुछ जो था सिचुएशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मेरे पास किस तरीके से आते हैं। एग्जांपल जो बहुत कॉमन है वो ये है, एक तो कि पर्टिकुलर कोई इंसान खड़ा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो यहाँ खड़ा है, और वो किसी टावर को देखता है, और वो किसी बेस से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस दूरी में, तो उससे और उस टावर के बेस तक की दूरी, उस टावर के बॉटम पार्ट तक की जो दूरी है वो हमारे उस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और टावर की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? मेरी परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो मेरी लाइन ऑफ साइट होगी उस टावर के टॉप से लेकर के और मेरी आंखों तक की, वही क्या कहलाएगी? मेरी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, ठीक है। अब ये जो एंगल कहलाएगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब अगर मैं देखूं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लो, जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास परपेंडिकुलर किसी हाइट के रूप में और बेस मेरे पास किसी डिस्टेंस के रूप में दे रखी है, और हाइपोटेन्यूज में h मान के चल लेता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हें दे दे कि पर्टिकुलर एक ट्राइंगल है जिसका एक पर्टिकुलर टावर है जिसके बेस से d दूरी पे हम खड़े हैं और उसके टॉप को देखते हैं, तो इतना एंगल बनता है, पर्टिकुलर थीटा एंगल बनता है। तो मुझे हाइट निकाल दो। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो भी सिचुएशन है उस केस में कोई दो वैल्यूज़ जरूर दे रखी होंगी, क्योंकि कोई भी अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो उसमें तीन चीज़ें हैं, दो तो लेंथ है और एक एंगल है, दो लेंथ और एक एंगल। तो अगर मुझे एंगल पता हो और एक कोई भी वैल्यू पता हो तो मैं दूसरी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ बिना किसी ज़्यादा मुसीबत के। अगर मेरे पास एक एंगल पता हो, एंगल की वैल्यू पता हो, तो इस एंगल के हिसाब से मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ जितने हमने पढ़े हैं। और जैसा हमने बात करी कि जितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे हमारे पास वही आते हैं जो हमारे इस सिलेबस में है, जो याद रखना कौन से हैं, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इन्हीं केसेस में हमारे पास पर्टिकुलर एंगल बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे पास tan थीटा, ठीक है। tan थीटा
जो कि रिलेशन है किसका, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर का बेस से जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, tan थीटा कहलाता है। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये याद रखने वाली बात है। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि बहुत कॉमन सा है और जनरली पूछ लिया जाता है हमसे। क्या है क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक टावर है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर ग्राउंड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब वो टावर जो है हमारे पास जो व्यूअर है उससे कितनी दूर है, वो है 15 मीटर दूर। हमारा जो भी व्यूअर है वो उस टावर को 15 मीटर दूर खड़ा होकर के देखता है, ठीक है। अब उस टावर के बेस से और जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी दूरी कितनी है, 15 मीटर, ठीक है। और जब वो उस टॉप को देखता है, उस पर्टिकुलर टावर के टॉप को देखता है, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है, जो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। समझ भाई, मतलब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि एक टावर है जिससे 15 मीटर दूर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, और जब वो अपनी आंखें उठाकर देखता है तो उसके टॉप से और उसकी आंखों एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट बतानी है कितनी होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं कंसीडर कर लूँ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ए, बी और सी में, तो हमारे पास ए बी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हो जाएगी। बी सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम टावर, डिस्टेंस फ्रॉम टावर माने बेस हमारे ट्रायंगल का, ठीक है। और हमारे पास थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो वो कैसा होगा, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास जो पूछा गया है और जो दे रखा है उसके बीच में रिलेशन क्या है। अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि कितना दे रखा है मुझे नहीं पता। बी सी अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे पास बेस, जो कि कितना दे रखा है, 15 मीटर, और थीटा वो दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर इसकी बात करी जाए तो हमारे पास देखना पड़ेगा कि रिलेशन किसके बीच में बन रहा है, परपेंडिकुलर, बेस और मुझे थीटा दे रखा है। अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर और बेस की तो उसका रेशो कौन बताता है हमारे पास, tan थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर हम सीधे सीधे कहें तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर दे रखा है तेरे को ए बी, जो कि मुझे नहीं पता, और बी सी जो कि कितना है, 15 मीटर। अगर मैं बात करूं तो ए बी बटा में 15 जो है वो tan 60 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ए बी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 15 उधर चला जाएगा, √3। इसका मतलब 15 टू √3 मीटर जो है मेरी ए बी आ जाएगी। और ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर। समझ में आ गई, हाइट ऑफ टावर, और यही मुझे कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से हम टावर की हाइट निकाल लेंगे।